चैप्टर का जो आपका नाम होने वाला है उस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ये ब्राह्मी का आपका पहला अध्याय होने वाला है, ठीक है। और इस चैप्टर का जो आपको अभी नाम दिख रहा है ये है आपका जीवों में जनन। क्या चैप्टर का नाम है? जीवों में जनन, ठीक है। ये है आपका अध्याय। हमने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो आकर के अपना कंटेंट बनाते हैं और डालते हैं, तो इन्हीं के तहत हमने भी सोचा कि एक कंटेंट हम भी लाएं। जो ये कंटेंट होने वाला है ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे होगा और बिल्कुल एनसीईआरटी बुक में लाइन बाय लाइन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप देख लेंगे और यहाँ से हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर का नाम ही था, ठीक है, उस चैप्टर का नाम था, शुरू में ही लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही कि जीवों में जनन। चैप्टर का क्या नाम था? जीवों में जनन। तो जो जीवों में जनन चैप्टर है उन चैप्टर में हम देखते हैं सबसे पहले जनन का परिभाषा। क्या देखने वाले हैं? जनन का परिभाषा, ठीक है। तो ये जो जनन का परिभाषा है इसमें है कि अपनी समान संतति, यानी संतति का अर्थ है संतानों से, संतति का क्या अर्थ हो गया? संतानों से, ठीक है। तो उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं अपनी समान संतति। अपने समान का मतलब यही है कि अगर कोई आदमी है तो वो अपने समान आदमी के बच्चे का ही जनन करेगा। बहुत बार आपको सुनने के लिए मिला होगा कि किसी महिला ने सांप के बच्चे को दिया जन्म, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा आता है अब जीवन काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पेन, ठीक है। तो ये जो जीवन काल है, इस जीवन काल के बारे में अगर परिभाषा दें तो इस जीवन काल का होता है कि जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, ठीक है, की अवधि को हम क्या कहते हैं? जीवन का। ध्यान से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारा कुछ आपको याद होते चला जाएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है जीवन काल, तो जन्म से लेकर कोई भी जीव जब जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई 4 साल किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और मान लीजिए वो 40 साल में उसकी अचानक से एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो उसकी मृत्यु काल प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। तो हम उसका ये नहीं कह सकते कि किसी मनुष्य का जो जीवन काल है वह सिर्फ और सिर्फ मात्र मान लीजिए कि 40 साल था, नहीं। जनन काल का मतलब जो यहाँ पे हमने जीवन काल देखा है, ठीक है, जो प्राकृतिक मृत्यु है इसका अर्थ जो है इस आधार पे रखा गया है कि कोई मान लीजिए जैसे कि 100 व्यक्ति है, ठीक है, इसमें से 4 व्यक्ति था जो लगभग 100 साल से 150 साल तक जिया। कोई आदमी अभी भी गांव में है जो 100 साल प्लस ही जी रहा है, ठीक है। तो इन चारों की बात नहीं करेंगे। बाकी जो बचा 96 व्यक्ति है, अगर वह 70 से 75 साल जीता है तो हम कहेंगे कि मनुष्य का जो जीवन काल है वह 70 से 75 साल है। कितना है? 70 से 75 साल। तो चलिए हम जरा सा याद करते करते चलते हैं। तो क्या था परिभाषा? दोनों परिभाषा को याद कर लीजिए। जनन किसे कहेंगे? तो कहता है अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। फिर से याद कर लीजिए, अपने समान संतति का उत्पन्न यानी संतान का उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जो दूसरा है वह है जीवन काल। क्या है? जीवन काल। तो जीव जन्म से लेकर, ठीक है, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को ही हम क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। कहता है कुछ जीवों के जीवन काल निम्न है। यहाँ पे 9 आपको जीवन काल दिया हुआ है। वैसे आप किताब उल्टाएंगे देखेंगे तो थोड़ा बहुत जीवन काल में अंतर आपको दिखाई देगा। इसमें हो सकता है 5 साल किसी में ऊपर किसी में नीचे, हर किताब में अपने अपने ढंग से दिया हुआ है। जो एनसीईआरटी दिया हुआ है वो यहाँ पे है। जैसे देखेंगे इसमें आता है एलिफेंट, हाथी का जो जनन काल है, जीवन काल है, ठीक है, जनन काल है, जीवन काल है जो वह 65 से 70 साल है। कितने साल है? 65 से 70 साल। जो रोज है गुलाब का पेड़, यह है 5 से 7 साल के लिए। डॉग कुत्ते का है तो वह 20 से 25 साल के लिए। बनाया ट्री यानी केले का पेड़, तो इसका कितना हो गया? 25 साल। फिर गाय का हो गया कितना? 20 से 25 साल। फिर घोड़े का 50 से 60 साल। फिर यह है फ्रूट फ्लाई, ठीक है, जिसको हम फल मक्खी के नाम से जानते हैं, इसका 30 दिन मात्र। जो मक्खी है कितने दिन का? 30। राइस प्लांट, ठीक है, राइस प्लांट का कितना हो गया? तो 3 से 4। यह है बनाया ट्री, इसका 200 साल, जिसको हम बरगद का पेड़ भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आइए, कहता है जनन की अवधि, ठीक है, विधियां। तो जनन की जो विधियां है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनन की विधियां। तो कहता है जीवों में मुख्य रूप से जनन की 2 विधियां पाई जाती है। कितने विधियां पाई जाती है? तो 2 विधियां पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, जीवों में मुख्य रूप से जनन की कितनी विधियां पाई जाती है? तो 2 विधियां पाई जाती है। एक तो आता है अलैंगिक जनन, दूसरा आता है लैंगिक जनन। क्या क्या बोलिए? एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। आपको तो पहले भी चैप्टर में पढ़ाया ही जा चुका है, ठीक है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि आपको याद करना, और हमेशा वीडियो को थोड़ा सा आगे करके यानी स्पीड करके देखेंगे ताकि जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। तो आइए, तो अलैंगिक जनन के बारे में याद करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेते हैं, ठीक है। इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपनी हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संतति उत्पन्न करता है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। ऐसा जनन अपेक्षाकृत दर से होता है। देखिए इतना आपको झोल झपट्टा में नहीं पढ़ना, एकदम आसान से शब्दों में याद रखिए कि जिस जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए क्लास छोड़ के जाइएगा तो समझ में ना आएगा।
और जो किताब है उसके हिसाब से पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझते रहिएगा। हमने बोला कि अलैंगिक जनन के बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जब जनन में केवल एक ही, या यहाँ पे जिस तरह से यानी इस प्रकार के जनन में तो हम कहेंगे कि जिस जनन में भी जिस जनन में से केवल और केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, और एक और परिभाषा हो गया। और ये क्लोन वाला तो जरूर याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ कहता अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति, क्या बोला, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को हम क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा है वो आता है लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। कहता है इस प्रकार के जनन के लिए शरीर में विशेष प्रकार का जननांग होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें दो जीव भाग लेते हैं और ये दोनों लिंग अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला शरीर में विशेष प्रकार के क्या जननांग होते हैं। जैसे पुरुषों में क्या होता है, तो पुरुषों के लिए अलग जननांग है और महिलाओं के लिए अलग जननांग है। ठीक है, कहता है शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की दो अगुणित, यानी जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड, इसको एन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आएगा डिप्लॉइड, ठीक है, जिसको हम 2n बोलते हैं, अभी नीचे आएंगे तो बताएंगे। कहता है कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन अगुणित कोशिकाओं को युग्मक यानी गैमीट कहते हैं। युग्मक प्रमुख जननांग अर्थात, ठीक है, जनदों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। ठीक है, इनके बनने की इस प्रक्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाले दो लैंगिक कोशिकाएं भिन्न प्रकार की होती है, एक नर युग्मक कोशिका तथा दूसरा मादा युग्मक कोशिका। इसके संयुग्मन से बनी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। कहता है इसी से नई संतान का प्रारंभ होता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनी संतति माता पिता से थोड़े भिन्न दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे जो अलैंगिक जनन था इसमें क्लोन क्यों था? क्योंकि इसमें केवल और केवल एक ही जनक भाग लेता था, इसलिए ये क्लोन कहलाते, मतलब माता पिता के हूबहू समान बच्चे होते थे। लेकिन अलैंगिक जनन, अभी इसका परिभाषा, लैंगिक जनन का परिभाषा अगर याद करते हैं तो जिस जनन में, ठीक है, दो भिन्न भिन्न लिंग भाग लेता हो, ठीक है, उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें युग्मक, ठीक है, और युग्मनज। तो युग्मक क्या है? तो जब दो अलग अलग जननांगों में एक प्रकार के युग्मक पाए जाते हो तो उसे युग्मक यानी गैमीट कहते हैं, और उन्हीं के संयुग्मक को हम, ठीक है, जाइगोट यानी युग्मनज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, एक चीज और समझ लीजिए कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन कहलाता है, और ये माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति, ठीक है, ये क्लोन नहीं कहलाते हैं तथा ये माता पिता से थोड़ा भिन्न होते हैं। अब इसमें आते हैं अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहता है अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है अलैंगिक जनन को, ठीक है, एकल जीव जनन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकल, क्योंकि अभी ऊपर पढ़े थे कि इसमें केवल और केवल एक ही जीव जनन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। इसलिए कहता है क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है, इसलिए अलैंगिक जनन की विधियां। अब ये देखिए, प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, इसको एकल जीव जनन क्यों कहते हैं? एकल जीव जनन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं, इसलिए एकल जनन जीव कहा जाता है। और आगे का कहता है टॉपिक अलैंगिक जनन की विधियां, तो कहता है एकल जीव जनन की निम्नलिखित प्रमुख विधियां है, और देख लिए कितने। तो पहला है द्विविभाजन, जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं। फिर दूसरा आता है बीजाणु जनन, ठीक है, तीसरा आता है मुकुलन, फिर है कलिका, फिर है खंडी भवन, और छठा है पुनरुद्ध भवन। अब इन सभी के बारे में अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक आपको अगर चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसके आगे का वीडियो बनाया जाए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई नहीं, भटेर वीडियो पढ़ा यूट्यूब पे, जाइए पढ़िए देखिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।